हाय गाइस, आई एम मयंक पाठक और आज का हमारा ये थर्ड लेक्चर है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब अस्थगित राजस्व व्यय। अब ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या, कहता क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये है कि जो हम खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर सबको पता है कि एक बार एक टाइम का खर्चा करना, जो हम एक टाइम पे खर्चा करेंगे और जिसका लाभ हमारे को फ्यूचर में मतलब भविष्य तक मिलता रहे, वो एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हम इसे अकाउंटिंग पीरियड में एक ही बार में इसका पूरा एक्सपेंडिचर नहीं लिखेंगे, हम इसको हर साल सेम अमाउंट में बांटते 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 लिखेंगे। जैसे आप मानिए कि हमने 1 लाख रुपए एक्सपेंड किए, ठीक है, उसे हमने खर्च किया, ठीक है। तो हमें इसको 5 साल तक के लिए इसे 5 साल में बांट देना है, ठीक है। मतलब एक साल आपको 20,000, दूसरे साल भी 20,000, तीसरे साल भी 20,000, चौथे साल भी 20,000, पांचवें साल भी 20,000, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरीके का ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका हमें फायदा भविष्य में होता है। फॉर एन एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे अभी हम लोग रामायण देख रहे हैं, रामायण में एक एड आता है अमूल का, ठीक है। अमूल का आप लोगों ने एड देखा होगा, तो वो एड देखिए कब, कितना पुराना एड है ना। उस एडवर्टीजमेंट पे अमूल वालों ने एक बार खर्चा किया होगा, पर उसका फायदा आज भी तो उससे हो रहा है ना। उनका जितनी सेल्स है आज भी तो उस एडवर्टीजमेंट की वजह से चल रही है ना। तो ये होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसा आप खर्चा करो कि आपको उस खर्चे की वजह से आगे मुनाफा हो, काफी साल तक मुनाफा हो। तो ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और हम इस जो ये खर्चा करेंगे ना, हम इसको एक ही साल में नहीं लिखेंगे, इसे हम हर साल लिखेंगे, पर आधा आधा बांट बांट के लिखेंगे, बिल्कुल इक्वल लिखेंगे। मतलब 1 लाख वाला आपको बताया था ना, 1 लाख में से 20,000 इस साल, अगले साल 20,000, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बता दिया। अब हम इसमें एक चीज है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं जो आपके हैं पर आपके हैं नहीं। मतलब कि इसे कैसे कहें, आप उसे टच नहीं कर सकते, बहुत छोटे टाइम के लिए है। जैसे एडवर्टीजमेंट वो आप ही का है पर आप उसे टच नहीं कर सकते। ये होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, झूठे एसेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये लिखा है वर्तमान लेखांकन अवधि में लाभ और हानि खाते में लगने वाली राशि का एक हिस्सा कुल या कुल व्यय से घटाया जाता है। मतलब हर साल उस 1 लाख को आपको बराबर जितना भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है, जितना आपका प्रॉफिट होगा उसमें से इसको 1 लाख का जो एक्सपेंडिचर आपने किया है उसको थोड़ा सा पार्ट, जैसे 1 लाख का आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, और आपको अगले साल पता नहीं कितने का, जैसे अमूल वालों को करोड़ों का फायदा हो रहा है, तो वो 1 लाख में से 1 लाख एक ही बार में माइनस नहीं करेंगे, वो 20,000 माइनस कर करके हर साल लिखेंगे, ठीक है। तो आइए हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब प्राथमिक खर्च, जो हमने स्टार्टिंग में खर्च किया हो। देखो नाम से ही सबको पता चल रहा है कि जो हमने शुरू में खर्च किया हो। मतलब जैसे हम देखिए, सुनिए, जो हमने कंपनी स्टार्ट करी है, कंपनी के स्टार्ट के दौरान खर्च वाला खर्च नहीं, जो कंपनी स्टार्ट होने से पहले हमने खर्च किया हो उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, मतलब प्राथमिक खर्च। जैसे आपने स्टैंप का शुल्क भरा हो या कानूनी लागत भरी हो, ठीक है, व्यवसायिक शुल्क भरा हो, जितना भी आपको कंपनी चालू करने से पहले का खर्च हुआ है वो सारा आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। जैसे एडवर्टीजमेंट, इसे डेफर्ड रेवेन्यू में भी आप लगा सकते हैं। जैसे एक्सपेंड, जो हमने अपनी कंपनी चालू करने से पहले एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो भी एक प्रीलिमिनरी ही एक्सपेंस होता है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टर्म है खरीद, मतलब परचेज। भाई खरीद परचेज से आप सबको पता चल गया होगा कि खरीद क्या होता है, परचेज क्या होता है, तो मुझे ज्यादा समझाने की
जरूरत नहीं है, पर आप मोटा मोटा ये समझिए कि हम परचेज वो होती है जिसे हम रीसेल कर सके। कंपनी के टर्म्स में जो कंपनी है, कंपनी चलाता है, वो परचेज क्या करता है, रॉ मटेरियल परचेज करेगा, उसे प्रोसेस करेगा। जैसे आप मान लीजिए आपकी चप्पलों का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, कच्चा सामान दूसरी जगह से मंगाते हो, ठीक है, और फिर उसको पिघला कर बनाकर एक चप्पल की शेप देते हो और वापस उसे रीसेल कर देते हो। तो ये तुम्हारा परचेज हो गया, ठीक है, जिसे हम रीसेल करें कंपनी की अकाउंटिंग के टर्म्स में, जिसे हम कच्चे माल की खरीद का रिकॉर्ड करने के लिए या उत्पाद बेचने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये है तुम्हारा परचेज या खरीद कहो, ठीक है। अब दूसरा टर्म है बिक्री। भाई बिक्री मतलब सेल्स, मतलब बेचना, ठीक है। तो इसमें मुझे खैर ज्यादा क्या मैं बोलूं, ये तो सभी को जनरल नॉलेज है, छोटी सी बात है, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब जो हमारा थर्ड जो है वो है स्टॉक या इन्वेंट्री, मतलब संग्रह की हुई चीजें, संग्रह की हुई चीजें मतलब इकट्ठी करी हुई चीजें। अब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक व्यापार का साधारण पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में बिक्री के उद्देश्य से एक ठोस संपत्ति, मतलब देखो ये स्टॉक एक तरीके का आपका एसेट है, ठीक है, स्टॉक एक तरीके का आपका एसेट है और ये दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो आपका हो गया टेंजिबल और हो गया इंटेंजिबल। देखो टेंजिबल हो गया वो जिसे आप टच कर सको, जैसे मशीनरी, ठीक है, ये तो सबको पता है। टेंजिबल मतलब टच करना, और टच करने का मतलब जो मशीन हो आपकी, वो स्टॉक है, ठीक है। एक इंटेंजिबल, जैसे आपने कोई चीज इन्वेंट करी हो, या आपने अपना ट्रेडमार्क लिया हो या पेटेंट ले लिया हो कि हाँ ये मैं ही बना सकता हूँ, मैंने इसे बनाया है, मैंने इन्वेंट किया तो ये मेरे नाम का है, ठीक है। तो ये इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब जो एसेट, एक वो टाइप का एसेट जिसे आप टच ना कर सको, तो वो आपका स्टॉक और इन्वेंट्री होता है। देखो एक तो अकाउंट्स के वर्ल्ड में, मतलब अकाउंट्स में दो टाइप के स्टॉक होते हैं, एक तो होता है ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जो आपने बेचने से पहले लिखे हो, मतलब हाँ आपके पास आज का दिन चालू होने वाला, आज हमारे पास इतना स्टॉक है, ये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक। मतलब मान लिया कि शुरुआत में आपके 100 थे और शाम तक बेचने के बाद जब क्लोजिंग, दूसरा हो गया क्लोजिंग स्टॉक, मतलब बेचने के बाद कितना बचा हुआ माल, ठीक है। तो ये आपका स्टॉक था। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला टर्म है छूट। छूट मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब तो भाई सबको पता है कि जो ग्राहक को भुगतान की जाने वाली राशि में कमी करना, मतलब जो हम पैसे देते हैं, जैसे यार छूट के बारे में आप लोगों को क्या बताऊं, इंडियन सो सबको पता ही होगा डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। पर आप देखिए इसमें दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं अकाउंट्स के नेम पे। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे आप किसी कपड़े की दुकान पे गए, ठीक है, तो कपड़े वाले ने क्या बोला कि भाई साहब आप एक काम करिए कि अगर आप 1000 मीटर का कपड़ा लोगे तो हम इस पे आपको 1000 रुपए ऑफ कर देंगे, ठीक है। उसने बोला 1000 मीटर पे हम आपको 1000 का ऑफ कर देंगे। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये ट्रेडिंग ही तो हो रही है आपकी कि हाँ आपने इतने सामान पे इतना 1000 माफ कर दिया। तो कितने, अब वो 1000 मीटर आपका 6000 का था, अब उसने 1000 माफ करके आपको वो 5000 में दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है, व्यापार छूट जिसे कहते हैं। और इस जो ये 1000 आपने ट्रेड अकाउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट आपने किया है, इसे अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं, ठीक है। जो आपने छूट एक बार दे दिया उसे आप शो नहीं करोगे। पर जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट मतलब इसका भी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपको कोई बिल था, ठीक है, जैसे इनकम टैक्स का ही आप देख लो कि भाई साहब इतना बिल है आपका, इनकम टैक्स भरना है, ठीक है। अगर 31 कहते नहीं है 31 मार्च से पहले पहले सबमिट कर दो तो आपको इतनी छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये वही कैश डिस्काउंट होता है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि आपको बिल भरना है किसी चीज का, ठीक है, तो बिल भरना आपको 1 तारीख को था, ठीक है, मतलब 1 जून को आपको बिल भरना है। और उन कंपनी का ऑफर आ गया, उसने कह दिया कि भाई साहब आप एक काम करो, आप 1 तारीख से पहले अगर बिल जमा कर दोगे या 25 मई से पहले बिल जमा कर दोगे तो हम इस पे 10% का आपको छूट दे देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, कैश अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट मतलब कि आपने पैसे ही देने और पैसे में और पैसे कमी करानी है,
जो आपको पे करना हो तो कैश डिस्काउंट, पर ये कैश डिस्काउंट आपको अकाउंट्स में शो करना होता है। ठीक है, समझे? ट्रेड अकाउंट वाला आपको शो नहीं करना, और जो कैश अकाउंट का डिस्काउंट है वो आपको शो करना है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब हो गया आपका कि दिवालिया निकलना। दिवालिया मतलब जैसे कि कोई इंसान है, वो अब आपको पैसे पे नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब जिसके पास कुछ बचा ही ना हो, दिवालिया हो गया। जैसे विजय माल्या ले लो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल यार। ठीक है, विजय माल्या है, उसका दिवालिया निकल गया, या किसी कंपनी बिल्कुल ही डूब गई, तो वो हो गया इंसॉल्वेंट। ठीक है, अब बैलेंस शीट। भाई बैलेंस शीट मैंने बहुत टर्म्स में यूज कर रहा हूँ, पर बैलेंस शीट आपको पता ही नहीं बैलेंस शीट है क्या। बैलेंस शीट एक वो शीट है जो कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, कि मतलब कंपनी मुनाफे में है या घाटे में है। पर सुनिए, ये फाइनेंशियल पोजीशन सिर्फ एक टाइम का बताती है। ठीक है, जिस दिन मतलब आपने क्या करा कि फाइनेंशियल आपने बैलेंस शीट निकाली, और उसमें क्या चेक किया कि जिस दिन आप चेक करोगे वो उसी दिन का बताएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप भविष्य का भी बताएगा, नहीं, ये उसी दिन का बताएगा। जैसे आपने 31 तारीख को चेक किया, तो 31 तारीख को कंपनी की क्या पोजीशन है फाइनेंशियल, वो बैलेंस शीट बताती है कि प्रॉफिट में है या लॉस में। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा टर्म, बैड डेब्ट, मतलब बुरा ऋण। ठीक है, बैड डेब्ट्स ये होता है मरे हुए पैसे। आप सिंपल हिंदी में समझिए, मरे हुए पैसे। मतलब आपने किसी को सामान बेचा, ठीक है, और उसने कह दिया कि मैं आपको 6 महीने बाद पैसा दूंगा। देखिए, आपको मैंने पिछले टर्म पे एक टर्म बताया था, याद करिएगा, कि जो ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल वाला टर्म याद है, मैंने बताया होगा, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स वही होते हैं कि जो ट्रेड रिसीवेबल था, ठीक है, जिसे रिसीव करना था, उसने 2000 का रिसिप्ट पकड़ा दी थी, पर उसने 2000 की जगह कहा कि भैया हम 2000 नहीं, आपको 1500 ही रुपए चुका पाएंगे। ठीक है, तो जो 500 रुपए नहीं चुका पाया, जो 500 रुपए आपके मर गए कि भाई अब मिलेंगे ही नहीं, उसे हम कहते हैं बैड डेब्ट। क्या कहते हैं? बैड डेब्ट, बुरे पैसे। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब बेचे गए माल की कीमत। आप देखो, इसमें डायरेक्ट ही समझ लो, बेचे गए माल की कीमत को ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं। ठीक है, जो हमने बेच दिया, उस जो बेचने के बाद हमारे को पैसा मिला है, हम उसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहेंगे। ठीक है, एक तो देखिए 2 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और नॉन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट भी कह सकते हो आप। देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपकी कंपनी के कौन से हो गए? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के हिसाब से डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जो आपको कॉस्ट आई है उस गुड को बनाने में। मतलब जो कॉस्ट, देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैं आपको डायरेक्ट हिंदी में समझाऊं कि जैसे आपका क्या कहते हैं, पेन है। ठीक है, जो पेन को बेच के आपको पैसा मिला है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। ठीक है, जो पैसा मिल गया वो कॉस्ट है। पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ये हो गया कि जो पेन को बनाने की लागत आई है, जैसे मानिए पेन आपने बेचा है 50 रुपए का, पर पेन बनाया आपका सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए का, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके क्या हो गए? जैसे रॉ मटेरियल। ठीक, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इंक इसमें भरना या फिर इसका कुछ ना कुछ करना, मशीनरी, वो सब आपके हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और नॉन डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गए? जो आपके वर्कर्स हैं उनकी सैलरी, ठीक है, उनके एक्सपेंसेस, वो सारे आपके आ गए नॉन डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन दोनों को प्लस माइनस करके ही हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। ठीक है, फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, और रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, हिंदी में इसे हम बोलते हैं लेखांकन प्रक्रियाएं, डेबिट या क्रेडिट के नियम। ठीक है, इससे क्वेश्चन 3-4 आपको आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो आप ये जानिए कि डेबिट मतलब होता है आना, व्हाट कम्स इन। ठीक है, और क्रेडिट मतलब होता है जाना। ठीक, तो देखिए,
देखिए दो टाइप के मतलब जो अकाउंटिंग है दो टाइप से चलती है। दो टाइप के फॉर्म्स होते हैं, दो टाइप की क्लासिफिकेशन होती है आपकी अकाउंट्स की। मतलब दो टाइप की अप्रोच होती है। एक तो आपकी होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, ये देखिए यहाँ लिखी हुई है ट्रेडिशनल अप्रोच, और इसे हम दूसरा कहते हैं इंग्लिश अप्रोच। और दूसरी होती है आपकी अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के दो टाइप हैं, एक तो पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल। मतलब ये पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो अब पर्सनल अकाउंट में तीन टाइप आते हैं, नेचुरल पर्सन अकाउंट, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ। नेचुरल पर्सन अकाउंट मतलब आप नाम से समझ जाओ, नेचुरल मतलब जो इंसान का अकाउंट हो, जैसे किसी राम श्याम या फिर कोई भी एग्जाम्पल ले लो, या मोहम्मद अली या अली, कोई भी आप नाम ले लो। ठीक है, वो उस नाम व्यक्ति का अकाउंट, इंसान का अकाउंट को हम नॉर्मल पर्सन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल अकाउंट क्या हो गया, जो लॉज के द्वारा संगठित ग्रुप्स हो, मतलब जैसे कंपनी हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है, या रेस्टोरेंट हो गया। ये सारे के सारे इंसान तो नहीं है। ठीक है, ये सब एक इंसान नहीं है, एक आर्टिफिशियल ही तो है, मतलब जीवित प्राणी नहीं है, बट इनके अकाउंट है। तो इस टाइप के अकाउंट्स को कहते हैं हम आर्टिफिशियल अकाउंट्स। ठीक है, अब आता है तीसरा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब इंसान को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट या फिर किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट। ठीक है, जैसे आपका सैलरी अकाउंट हो गया, इनकम अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया। ठीक है, इस टाइप के अकाउंट को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। बट पर ये टाइप के मतलब जो सैलरी, कैश अकाउंट ये सब हैं, ये तभी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहे जाते हैं जब ये प्रीपेड अकाउंट के अंदर आते हैं। प्रीपेड अकाउंट क्या था कि जो हमारे को पहले से पे करना है या फिर बाद में पे करना है। प्रीपेड अकाउंट मतलब हो गया जो हमने पहले ही पे कर दिया या फिर बाद में पे कर दिया, एट अ टाइम पे वाला नहीं होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब या तो भविष्य में पे करोगे आप अकाउंट को, अकाउंट में से पैसा, या आपने भूतकाल में ही पे कर दिया हो। आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं दूसरे टाइप पे, इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, इसमें भी एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, रियल अकाउंट में दो पार्ट होते हैं, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, टेंजिबल अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जिसे छू सको। ठीक है, जो एसेट्स को आप छू सको वो टेंजिबल होते हैं, जो जिसे ना छू सको वो नॉन टेंजिबल होते हैं, मतलब इनटेंजिबल अकाउंट्स कहते हैं। तो टेंजिबल वही हो गए, मशीन अकाउंट हो गया, जो भी आप छू के बता सको वो सारे अकाउंट आपके हो गए टेंजिबल अकाउंट। और जिन्हें ना छू सको मतलब जैसे गुडविल अकाउंट हो गया, ट्रेड मार्क हो गया, या पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, एडवर्टीजमेंट अकाउंट हो गया, तो ये सारे इंटेंजिबल है क्योंकि ये आपके हैं। देखिए ये सारे एसेट्स ही हैं, ये आप ही के हैं, बट आप इन्हें कभी छू नहीं सकते। बस ये नाम से हैं, ये आपके नाम से हैं, बट वो ओरिजिनल, और जो टेंजिबल होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, मतलब आप उन्हें छू सकते हैं, वो मटेरियलिस्टिक होते हैं, मतलब मटेरियल है, वो एक वस्तु होगा, बट ये सारे वस्तु नहीं है। ठीक है, और फिर आता है हमारा रियल अकाउंट के बाद नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये सारे हो गए आपके नॉमिनल अकाउंट। बट नॉमिनल अकाउंट एट अ टाइम पे करने वाले अकाउंट है, मतलब हाँ हमने अगर अभी किया तो अभी पे हो गया, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। अगर किसी ने कह दिया कि सैलरी अकाउंट है, पर ये सैलरी आपकी 2 महीने बाद पे हो रही है, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में क्या था, भविष्य में या भूत में। ठीक है, अगर भविष्य में पे कर रहे हो या भूत में पे कर चुके हो तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव हो गया, या वर्तमान में पे कर रहे हो तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। ठीक, आपको मैंने बता दिया था, डेबिट मतलब व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट मतलब व्हाट गोज आउट। ठीक है, डेबिट मतलब हिंदी में आना और क्रेडिट मतलब पैसा जाना। ठीक, ये हमारा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अप्रोच थी, जिसे हम इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं। अब देखिए हम इसी अकाउंट्स को
ये जो अभी हमने इंग्लिश अकाउंट पढ़ी थी, इसको ढंग से कर लेते हैं एक और बार। देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट हमें पता है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, देखो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट है, ये वैसा जो अभी मैंने समझाया था वही है, बस इसे ढंग से समझाने के लिए है। ठीक है, नॉर्मल वे में कि देखो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल तो आपको पता ही है कौन कौन से हो गए, टेंजिबल और इनटेंजिबल, मतलब एसेट्स वाले अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट कौन से हो गए आपके, जो आपके पार्टी से रिलेटेड, मतलब इंसान, कंपनी, रिप्रेजेंटेटिव से। और नॉमिनल अकाउंट जो प्रॉफिट लॉस शो कर रहा हो। ठीक है, जिसमें प्रॉफिट और लॉस शो कर रहा हो। ठीक है, अब इनका रोल क्या है। देखो रियल अकाउंट में डेबिट मतलब होता है आना और क्रेडिट मतलब होता है जाना। ठीक, और पर्सनल अकाउंट में डेबिट मतलब होता है रिसीवर। ठीक है, डेबिट यहाँ पे समझिए कि डेबिट मतलब रिसीवर मतलब आया है, रिसीव हुआ है, और क्रेडिट मतलब यहाँ पे देने वाला, गिवर। ठीक, ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इसमें पार्टीज, इसमें लोग होते हैं। ठीक है, अब आता है नॉमिनल, जिसमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी कह सकते हैं, जिसमें हर तरीके का आइटम का हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता होता है, जैसे सैलरी, एक्सपेंसेस, इनकम, कैश, ये सब नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इसका रूल क्या है, डेबिट मतलब एक्सपेंसेस मतलब लॉस। यहाँ पे देखो डेबिट मतलब क्या हो गया आपका, सीधा लॉस, और क्रेडिट मतलब हो गया प्रॉफिट। ठीक, यहाँ पे आपका डेबिट मतलब लॉस, जो नुकसान हुआ या जो हमने पैसे दिए, और यहाँ पे क्रेडिट मतलब हो गया आपका इनकम, जो हमें पैसे आए हैं। वहीं आप देखिए यहाँ पे डेबिट मतलब था आना, और यहाँ पे डेबिट मतलब है जाना, लॉस। ठीक है, आपका एक अकाउंट में, मतलब पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में सॉरी, डेबिट मतलब क्या था, आना, और यहाँ पे डेबिट मतलब क्या है, लॉस। लॉस हमें ही हो रहा है, हमारे पास ही रहा है लॉस, पर ये एक तरीके से पैसा जा रहा है। ठीक है, और उधर पैसा आ रहा है क्रेडिट में, उधर पैसा जा रहा था। ठीक, अब हम लास्ट चीज की बात करते हैं, मॉडर्न टाइप। ठीक है, मॉडर्न टाइप, या फिर हम इसे अमेरिकन टाइप अकाउंटिंग अप्रोच भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो अमेरिकन थे, मॉडर्न थे, उन्होंने कहा भाई देखो इंग्लिश वाला बड़ा डिफिकल्ट है, उसमें बहुत ताम झमेला है, घुमा फिरा के बातें हैं। तो उन्होंने क्या करा कि अकाउंटिंग को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैपिटल अकाउंटिंग, रेवेन्यू, एसेट्स, ड्राइंग, लाइबिलिटी, एक्सपेंस। कैपिटल आपको पता है जो इन्वेस्ट होगा, पैसा लगना। तो जब पैसा लगेगा ना, तो क्या इंक्रीज होगा, आपका क्रेडिट इंक्रीज होगा। क्रेडिट मतलब व्हाट गोस आउट, मतलब आपके यहाँ से जा रहा है, वो आपका इंक्रीज होगा, जाने वाली चीजें इंक्रीज होंगी, और डेबिट मतलब आने वाली चीजें डिक्रीज होंगी। ठीक है, रेवेन्यू, जो आपका रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज होगा, क्रेडिट, पर डेबिट आपका डिक्रीज होगा। या इसमें मतलब व्हाट कम इन व्हाट गोज आउट वाला आपको याद हो तो। एसेट मतलब, एसेट मतलब तो आपको पता है आपकी खुद की संपत्ति। तो खुद की संपत्ति में इंक्रीज क्या हो रहा है, जब आप कैपिटल को अपने घटा रहे हो तो किसी को दे रहे हो आप। ठीक है, तो किसी को दे रहे हो तो किसी के लिए एसेट हो गया, है ना। तो जो जिसके लिए एसेट हुआ है, संपत्ति हुआ है, उसके लिए डेबिट नहीं होगा इंक्रीज, मतलब डेबिट मतलब व्हाट कम्स इन। और जब किसी को दोगे तो आपका, जब खर्चा करोगे तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या डिक्रीज होगा, आपका पैसा डिक्रीज होगा, क्योंकि एसेट लेने के लिए आपको देना भी तो पड़ेगा पैसा। ठीक है, अब ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब आपने कंपनी में से, आपको बताया था अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी की ऑनर और आपका क्या कहते हैं बिजनेस अलग अलग है। ऑनर चाहे तो पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल सकता है बिजनेस में, बिजनेस से। ठीक है, और वो रिकॉर्ड नहीं होता है, ये बताया था। तो यही ड्राइंग्स कहलाती हैं कि ऑनर ने अपने लिए निकाल लिया हो, तो जो निकाला है तो वो उसका डेबिट है, मतलब पैसा इंक्रीज हुआ है, और फिर उसे देना भी है तो बाद में डिक्रीज हुआ है। लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब आपका क्या था, लायबिलिटी दायित्व, मतलब चुकाना, पैसा चुकाना। तो पैसा चुकाना है तो मतलब आपका पैसा व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज मतलब आपका पैसा ज्यादा जाएगा तो यहाँ पे क्रेडिट आएगा, और डिक्रीज में क्या होगा कि आने वाली चीजें आपके पास कम है तो डिक्रीज हो गई, क्योंकि पैसा तो आपका चला गया ना आपकी, क्योंकि लायबिलिटी थी वो। और एक्सपेंस, एक्सपेंसेस आपके खर्चे, खर्चे आपके डेबिट होंगे, और जब डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। ठीक, तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।
जब तक आप इसे याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।